मेरा ख्याल है कि वो जंग उसी वक्त हार गए थे जब इन्होंने आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब को शहीद किया। 86 साला बुजुर्ग जिसको ये पिछले 22 साल से झुकाना चाह रहे थे, वो झुका नहीं। ट्रू। इनका टारगेट उनको मारना नहीं था, उसको झुकाना था। वो नीज पे नहीं आया, वो झुका नहीं, वो गिरा नहीं, वो जान दे गया। तो किस दर्द से गया मक्तल में, वो शान सलामत रहे। जान तो आनी जानी है। ये जान तो आनी जानी है। अब ईरान की स्ट्रेटजी ये होगी कि ये जंग अब तूल पकड़े। तल अबीब इस वक्त जो है उसके ऊपर जिस तरह मिसाइलों की बारिश हो रही है, नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ जो है उसको मार दिया गया है। नेतन्याहू के ऑफिस को उन्होंने मुसम्मार कर दिया है मिसाइल मार के। CIA के और मुसाद के जो ऑफिसर्स थे, जो ऑपरेशन हैंडल कर रहे थे, जो डिफरेंट होटल्स में ठहरे हुए थे, उन होटल्स ड्रोन्स के साथ निशाना बनाया गया है। दैट मच कैपेबल एंड दैट मच वेल इक्विप्ड एयरक्राफ्ट 3 इकट्ठे मार के उन्होंने गिरा दिए। पहले ईरान मुज़ाकरात करना चाह रहा था जंग से पहले, अब जंग शुरू हो गई है, अब अमेरिका मुज़ाकरात करना चाह रहा है। दे आर लूजिंग इमोशनली, दे आर लूजिंग फाइनेंशियली, दे आर लूजिंग टेक्टिकली, दे आर लूजिंग स्ट्रेटेजिकली। ईरान हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिस दिन की हमने अफगानिस्तान में मार कुटाई शुरू की है, उस दिन के बाद बलोचिस्तान में एक गोली नहीं चली। आप ट्रस्ट करें अपनी रियासत पे, अपनी फौज पे ट्रस्ट करें। न कभी इस फौज ने आपको पहले लेट डाउन किया, ना कभी इंशाल्लाह मुस्तकबिल में लेट डाउन करें इंशाल्लाह। नेतन्याहू ने ओपनली कहा है कि पहले मैं शिया क्लर्क्स को मारूंगा और फिर मैं सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट को मारूंगा। अब तू मामा लगा हुआ है कि तू चूज करेगा। जंगें जो होती हैं ना जवाद साहब, वो हमेशा मिसकैलकुलेशन के ऊपर शुरू होती हैं और खत्म ग्राउंड रियलिटी पे होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफूड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ईरान और इजराइल के माबैन जंग जारी है और ये थमने का नाम नहीं ले रही। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत के बाद अब ईरान की जानिब से बड़े हार्ड रिस्पॉन्सेज सामने आ रहे हैं। ईरान की जानिब से मिज़ाइल स्ट्राइक्स इस वक्त जारी हैं और इस जंग का मुस्तक़बिल क्या होगा, पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, बहुत से सवालात हमारे जहनों में मौजूद हैं। उन तमाम तर सवालों का जवाब हासिल करने के लिए हमारे पास मौजूद है मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा वान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? सर, जंग हो रही है ईरान और इजराइल के माबैन। अपने मकासद तो हासिल कर लिए इजराइल ने, लेकिन अब उसके बाद जो रिस्पॉन्सेज हम देख रहे हैं तो ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा, थमने का नाम नहीं ले रहा। और इस जंग का मुस्तकबिल आप सर क्या देखते हैं? क्या ये थम सकेगी? क्योंकि अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा है और अब अमेरिका के पास भी पीछे हटने का कोई ऑप्शन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ईरान कह रहे हैं कि हम सरेंडर भी नहीं करेंगे और हम अब टेबल टॉक्स नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसको आप कह रहे हैं कि वो मकासद उन्होंने अपने अचीव कर लिए, शायद उन्होंने जो अपने वो जो एक टेक्टिकल जो टारगेट्स रखे हुए थे, वो आप कह सकते हैं कि उन्होंने अचीव कर लिए थे। और वो जो टॉप टियर थी, जो काफ़ी दिनों से वो इस खोज में थे कि कब ये सारी टॉप टियर जो है, इंक्लूडिंग आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब, कि वो इकट्ठी बैठे तो फिर उनको पॉन्डिंग करें, वो बॉम्बिंग करें। तो ये एक टैक्टिकल टारगेट उन्होंने ज़रूर अचीव किया। मगर मैं एज अ तालिब इल्म ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ और वॉर स्टडीज़, मैं ये समझता हूँ कि ये जिसको कह रहे हैं, जिसको आज US प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि हमने अपने एक्सपेक्टेशन से भी पहले हमने वो टारगेट अचीव कर लिए। मेरा ख्याल है कि वो जंग उसी वक्त हार गए थे जब इन्होंने आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब को शहीद किया। बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं सर आप। They had lost the battle in first 10 minutes. उसकी वजह ये है कि ये वॉर्स जो होती हैं, ये स्ट्रेटजीज के ऊपर, ये डेप्थ्स में काउंट होती हैं बाद में। ये टैक्टिकल कभी भी इनके डिसीजंस नहीं होते, इनके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं। वो एक 86 साला बुजुर्ग जिसको ये पिछले 22 साल से झुकाना चाह रहे थे, झुका नहीं वो झुका नहीं। ट्रू। इनका टारगेट उनको मारना नहीं था, उसको झुकाना था, उसको गिराना था।
उसको नीज पे लेके आना था, लेकिन नहीं हो सका ये। वो नीज पे नहीं आया, वो झुका नहीं, वो गिरा नहीं, वो जान दे गया। तो किस दज से गया मक्तल में, वो शान सलामत रह ये गया। जान तो आनी जानी है। ये जान तो आनी जानी है। तो अब वो जान दे के अपनी, तो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, वो बेशक जिंदा कर गया। ऐसे ही है। जो इनकी ईरानी कौम के आपस के भी कोई इख्तलाफात थे, वो एक पेज पर आ चुके हैं। वो अब एक पेज पे आ गए, क्योंकि वो एक पर्शियन कौम भी है ना। आप इस्लामिक टेबल एक साइड पे रखते हैं, नजरियाती टेबल एक साइड पे रखे हैं, उनके जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं पाबंदियों की वजह से वो एक साइड पर रख दे, वो एक कौम तो है ना आपस में। तो जब इन्होंने अपना टैक्टिकल टारगेट अचीव किया, तो स्ट्रेटेजिकली दे हैड लॉस्ट द बैटल। बड़ी सर खूबसूरत आपने बात की। अच्छा, इसीलिए फिर ऐसा अब लग रहा है कि अमेरिका इस जंग से कोई एक वजह राइट नाउ ढूंढ रहा है कि वो निकल सके, बट दे आर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन। शामिल तो हो चुके हैं लेकिन निकल नहीं सकते अब। इस वक्त जितने भी अमेरिकन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस्ट हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो तमाम अमेरिका को इंतबाह कर रहे हैं कि एक एक मिनट जो तुम उधर गुजार रहे हो, वी आर लूजिंग द बैटल। आज की आप रिपोर्ट ले लें, अब जब हम आप बात कर रहे हैं, चंद घंटे पहले अमेरिका लॉस्ट 3 F-15 एट वंस। ये F-15 जो है, ये इतिहास में आज तक किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से भी इसने इमरजेंसी लैंडिंग नहीं की। जहाज गिरना तो दूर की बात, इनका जो स्कोर है F-15 का, वो 0/114 है। यानी कि आज तक नहीं गिरा। आज तक एक भी F-15 नहीं गिरा। और मजे की बात कि ये F-15 उनका वाहिद एयरक्राफ्ट है जिसने सैटेलाइट भी मार के गिराया हुआ है। दैट मच कैपेबल एंड दैट मच वेल इक्विप्ड एयरक्राफ्ट है। और यक ना शुद्ध, दो ना शुद्ध, रे शुद्ध, दरे तीन ये तो पश्तो होगी। तो 3 इकट्ठे मार के उन्होंने गिरा दिए। अच्छा, वो अब उनके वो जो मर्जी कहते रहे कि जी वो कोयती डिफेंस सिस्टम ने, अबे कोयत में भी तो तुम ही बैठे गए हो, एग्जैक्टली, वहां पर भी उनका डिफेंस सिस्टम। वहां पर तुम्हारी डिफेंस सिस्टम है। ये केओस है। उनके बैरी बेड़े पीछे जा चुके हुए हैं। यरूशलेम और तल अबीब इस वक्त जो है उसके ऊपर जिस तरह मिसाइलों की बारिश हो रही है, नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ जो है उसको मार दिया गया है। नंबर ऑफ जनरल्स भी काफी नंबर ऑफ जनरल्स, नंबर ऑफ मुजाद, यानी कि दे आर इन हंड्रेड्स। और ये जंगें जो होती हैं ना जवाद साहब, वो हमेशा मिसकैलकुलेशन के ऊपर शुरू होती हैं और खत्म ग्राउंड रियलिटी पे होती हैं। वाह। और ग्राउंड रियलिटी इस वक्त ये है कि वो कौम जुड़ गई है, ईरान जुड़ गया। ईरान जुड़ गया है। अब ईरान की स्ट्रेटजी ये होगी कि ये जंग अब तूल पकड़े, आगे जाए, मतलब आगे। अब रुके ना। अब रुके ना। वैसे ईरान की स्ट्रैटेजी सर, इट सीम्स वेरी नाइस। पहले अड्डों को निशाना बनाया ताकि वो अड्डे इस्तेमाल ना हो सके, जिस तरह 12 रोजा जंग में पहले अड्डे इस्तेमाल हुए ऐसे थे, ही। उन अड्डों को पहले निशाना बनाया और फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि कोई सरप्राइज देंगे वो। उन्होंने उनको सबसे पहले ऑपरेशनली मफलूज किया, हम्म। फिर उन्होंने उनको इमोशनली मफलूज किया कि जो बहरीन का उनका अड्डा था वो उन्होंने उसको अनऑपरेशनल किया है। जो इनका $1 बिलियन के रेडार्स लगे हुए थे एरियल सर्वेलेंस के, चाहे वो कुवैत में थे चाहे वो यूएई में थे, वो इन्होंने ड्रोन मार के उनको मफलूज किया है। फिर इनके जो CIA के और मुसाद के जो ऑफिसर्स थे जो ऑपरेशन हैंडल कर रहे थे, जो डिफरेंट होटल्स में ठहरे हुए थे, उन होटल्स में जिस तरह इजराइल ने इनको हिट किया था पिछली जंग में फ्लैट्स के अंदर, उसी तरह उसी पैटर्न में उससे से होटल्स को निशाना होटल्स को ड्रोन्स के साथ निशाना बनाया गया है। उसमें कोलेटरल डैमेज भी है और उसका अफसोस है हमें, बट उन्होंने साइकोलॉजिकली भी उनको मफलूज किया। फिर ये आज उनके जहाज गिरना, फिर उनके 4 मिसाइल जो हैं वो आज उन्होंने बहरी बेड़े के ऊपर बेड़े ऊपर मारे हैं, वो हिट किए हैं या नहीं किए अभी उनकी इतलात नहीं आ रही। नेतन्याहू के ऑफिस को उन्होंने मुसम्मार कर दिया है मिसाइल मार के, उसके घर को मुसम्मार कर दिया।
आई मीन आपका जो वो आयरन डोम और वो सारे का सारा अब जो किया धरा था वो खुल के रह गया। अच्छा सर, अभी कह रहे हैं कि वो जो पुराने पड़े हुए थे वो मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तक नए मिसाइलों की बारी नहीं आई। दे सेड अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अभी ओपन ऑफर आई है नेगोशिएशंस की यूएस की तरफ से। एग्जैक्टली। यूएस प्रेसिडेंट ने ऑफर किया है बट ईरान हैज रिफ्यूज्ड। अच्छा, इट मींस कि दे आर अब लूजिंग। ये मैं ये आपको आपकी बात। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हु इज लूजिंग एंड हु इज गेनिंग। हम्म। कि पहले ईरान मुज़ाकरात करना चाह रहा था जंग से पहले, अब जंग शुरू हो गई है, अब कह रहे हैं नहीं। अब अमेरिका मुज़ाकरात करना चाह रहा है, तो ये अभी अभी चलेगी। वो आपकी बात भी सच साबित हो कि एवरी मिनट दैट दे आर स्पेंडिंग हियर दे आर लूजिंग They द are losing. बैटल। They are losing. They are losing emotionally. They are losing financially. They are losing tactically. They are losing strategically. अच्छा सर, पूरी दुनिया के अंदर इंक्लूडिंग पाकिस्तान बड़े सेंटिमेंट्स थे और रहबर आला लीडर बड़ा एक तसव्वुर किया जाता था, रूहानी पेशवा, रूहानी लीडर, पॉलिटिकल एक लीडर, एक रिलीजियस लीडर। तो लोग बड़ी तकलीफ में हैं, गम और गुस्से में हैं, पाकिस्तान के अंदर रिस्पॉन्सेज भी सामने आ रहे हैं, तो उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस सवाल के जो ना वो दो पार्ट हैं जवाब के। यस, वो जो आयतुल्लाह खामनाई हैं, बहुत अरसा हमें ये फ़िरक़ों में बांटा गया और मुख्तलिफ धड़ों में बांटते हुए हमें एक दूसरे के करीब नहीं आने दिया और जो सच बात थी वो हमेशा हमें छुपाए रखी गई। इस जंग ने ये साबित कर दिया और स्पेशली आयतुल्लाह खामनाई साहब की जो शहादत है उसने साबित कर दिया है कि ये कोई फ़िरके की लड़ाई नहीं है। जब दुश्मन का मिसाइल आता है तो वो ये नहीं देखता कि कौन सुन्नी है, कौन शिया है, कौन अहले हदीस है। वो मुसलमान को मारते हैं। वो और नेतन्याहू ने ओपनली कहा है कि पहले मैं शिया क्लर्क्स को मारूंगा और फिर मैं सुन्नी जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको मारूंगा। अब तू मामा लगा हुआ है कि तू चूज करेगा आप, लेकिन ये कसूर हमारा अपना है। हमने ये मौका दिया, हमने अपनी सफ़ों में ये जो बंटवारा था वो डाला, लेकिन खामनेई साहब के इस स्टैंड ने ये साबित कर दिया कि इट्स नॉट अबाउट सेक्ट, इट्स अबाउट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी बात, एहतजाज, गम, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुसलमान इस शहादत के ऊपर गमगीन ना हो, चाहे वो किसी सेक्ट का हो, किसी फिरके का हो। अच्छा सर, मुझे वैसे पर्सनली अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि कुछ ऐसा हो कि खामनाई जो है उनकी शहादत ये सिर्फ महज एक ड्रामा हो, बैक एंड ये सब कुछ वही ऑपरेट एक कर रहे हो। आपकी जो फीलिंग है ये हर मुसलमान की फीलिंग है और यही ये साबित करता है कि शहीद जिंदा होता है। बेशक, वाह। यही वो शहादत है कि शहीद जिंदा होता है। अच्छा, अब ये सेंटिमेंट्स, गमजदा होना, ये हर मुसलमान जो मुसलमान है, जो कलमा गो है, वो इस शहादत के ऊपर गमजदा है। लेकिन अब मैं आ जाता हूँ अपनी पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो एहतजाज कर रही है, जो निकली, जो मार दाड़, जलाओ गिराओ, गवर्नर हाउस फलाना। होल्ड ऑन, ये क्या इस वक्त आप लोगों का गमो गुस्सा या गम का इजहार जितना आपके दिल में है, क्या ईरानी कौम से ज्यादा है? इसके ऊपर ईरानी कौम तो बाहर नहीं निकली कि उन्होंने तो अपनी बिल्डिंग्स नहीं जलाई, उन्होंने तो किसी को नहीं मारा। वहां तो अभी तक कई मुल्कों की एम्बेसियां हैं, यूरोप के मुल्कों की एम्बेसियां अभी भी काम कर रही हैं। उन्होंने तो किसी एम्बेसी का गिराव जलाव नहीं किया, तो हम क्यों करें? ये गम इतना बड़ा है कि इसको तो हम अगर 1 साल तक भी हम इस गम को मनाते रहें तो भी कम होगा। तो क्या आप इस तरह जलाओ गिराओ करके 1-2 दिन में आपने बंदे भी अपने मरवा लिए, आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी आपने, और आपने इंटरनेशनली अपनी जो ये जंगें जो होती हैं जवाद साहब, इसमें आपने अपने कार्ड्स सीने के साथ छुपा के रखने होते हैं। आपने अपने कार्ड शो नहीं करने होते हैं। आपको क्या पता है कि कौन सा मुल्क किस तरह, किस मुल्क की क्या सपोर्ट कर रहा है? आज जंगों में तो अचीव ही सरप्राइज करना होता है, कंसीव करना होता है, कंसील करना होता है। वैसे सर, आफ्टर दिस वॉर आई डोंट हैव ट्रस्ट ऑन एनी कंट्री।
मतलब किसी भी मुल्क से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यूं आपको, आपकी अगर जंग है तो आपको खुद लड़नी पड़ेगी। ये जंगें आपने खुद लड़नी है अपनी, ऐसा ही है। और आपके पीछे तब कोई आगे खड़ा होगा जब खुद आप अपनी काबिलियत शो करेंगे। एग्जैक्टली ईरान अपनी जंग खुद लड़ रहा है। ऐसा ही है। ईरान इस जंग को अगर प्रोलॉन्ग कर लेता है और ईरान अपनी स्टेबिलिटी शो कर देता है, ईरान खड़ा हो जाता है, तो आप देखिएगा बाय पासिंग एवरी डे दुनिया में बहुत सारे मुल्क जिनके अंदर एंटी इजराइल सेंटिमेंट्स हैं, वो ईरान के साथ खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले ईरान को अपनी वर्थ खुद प्रूव करनी पड़ेगी। यही मेरी रिक्वेस्ट है अपनी अवाम से भी, खुदारा अपनी रियासत और अपनी फौज के ऊपर कभी मिसट्रस्ट ना करना, क्योंकि जब हमारे ऊपर किसी चीज ने मुसल्लत होना है तो लड़ना हमारी फौज ने है, हमारी रियासत ने है। आज अगर आप किसी जगह पे होके इमोशनल होके अपने कार्ड ओपन कर दोगे, अपनी अपनी क़यादत को आप बुरा भला कहना शुरू हो जाओगे या समझना शुरू हो जाओगे, एक आप सड़कों पे खड़े होके अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड नहीं कर सकते। और यही चीज सर, वैसे वो भी यही चाहते हैं कि ऐसा ही हो, इसीलिए वो मैसेजेस जो नशर किए गए थे जियो न्यूज के स्क्रीन पर हैक करके, कल यानी कि जो जियो को आपने हैक करके जो मैसेज डिस्प्ले कराया, आप वही काम आप सड़कों पे आगे कर रहे हैं। तो आप में और इजराइल में क्या फर्क रह गया? होल्ड ऑन, आप ट्रस्ट करें अपनी रियासत पे, अपनी फौज पे ट्रस्ट करें। न कभी इस फौज ने आपको पहले लेट डाउन किया, न कभी इंशाल्लाह मुस्तकबिल में लेट डाउन करें। इंशाल्लाह आपने थंब बनना है, आपने सपोर्ट बनना है अपनी रियासत का, क्योंकि आगे आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है, मजीद मुश्किल है। तो इसके लिए हमने और तैयारी करनी है। एग्जैक्टली सर, बस आखिर में पाकिस्तान के रोल के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि इस जंग का इफेक्ट क्या होगा पाकिस्तान पर, या फिर पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए? देखें जवाद साहब, इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, मेनली वो चार तरफ जो हमारे बॉर्डर्स हैं, आप उनका जरा एक लम्हे के लिए जायजा ले लें। भारत तरफ हमारे साथ भारत की एक लंबी तवील बॉर्डर है, और वो किस सिचुएशन में है ये पूरी दुनिया जानती है। उनसे कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ जो है वो ड्यूरेंट लाइन है अफगानिस्तान के साथ, हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो इस वक्त वो उसी प्रॉक्सी का हिस्सा है जो प्रॉक्सी हमारे ऊपर मशरक में भारत ने मुसल्लत की थी, और इस वक्त आज भी वो हॉट है, और वो हॉट इंटेंशनली की गई है। गज़ब लिल हक जारी ऑपरेशन ताहाल, ये वही एक नेक्सस है जो इजराइल और भारत, जूद और हनूद और हवारज का। अब दो बॉर्डर्स आपकी ऑलरेडी ऑक्युपाइड है और यू हैव एंगेज्ड देम। ईरान हमारे लिए बहुत जरूरी है। ईरान हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। बलोचिस्तान में पहले ही तागूती ताकतों ने जिस तरह बदमनी फैलाने की कोशिश की हुई है, वो जो प्रॉक्सीज जो इफेक्टिवनेस उनकी देखी जा सकती थी जो BLA में, लेकिन जिस दिन की हमने अफगानिस्तान में मार कुटाई शुरू की है, उस दिन के बाद बलोचिस्तान में एक गोली नहीं चली। ऐसे ही कोई सर नहीं उठा रहा। तो अब पकड़ा गया ना, वो बचपन में हम कहानियां पढ़ते थे ना, कोकाफ के जिन वाली, और वो एक जिन था कोकाफ में जो किसी से काबू नहीं आया। फाइनली वो एक फकीर ने एक शहजादे को कहा कि उस तोते की जाके गर्दन मरोड़ और जिन खुद मर जाएगा। तो अब हमने तोता पकड़ लिया जाके नंगरहार में और कंधार में और पक्तिया में, और जब अब तोते को गर्दन मरोड़ी है तो अब बलूचिस्तान में। अब यही बलूचिस्तान आप जिस दिन अटैक किया है US ने ईरान के ऊपर, तो आप उस दिन ट्रंप की आप उस दिन की आप ट्वीट देखें कि उन्होंने कौमों के नाम लेके ईरान की कि तुम लोग निकलो अपने राइट्स के लिए। नेतन्याहू ने भी सर किया, नेतन्याहू ने भी किया, नेतन्याहू, और उसने बलोच जो ईरानी बलूचिस्तान है उसका भी बलोच जिक्र किया था। अब क्या है, ईरान हमारे लिए बहुत जो स्पेशली प्रेजेंट रजीम है, दिस इज अ डेप्थ फॉर अस, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। यानी कि अगर खुदा न खास्ता रजीम चेंज होता है और वो जो एक बंदा बिठाया हुआ है उन्होंने उसको, जिसको कह रहे हैं कि जो कि कभी भी ईरानी कौम उसको कबूल नहीं, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे बेटे को, पहलवी को, अगर वो आ जाता है रजीम, तो आप समझें कि बलूचिस्तान की बॉर्डर के ऊपर इजराइल बैठा हुआ है। सो ऑलरेडी वी आर एंगेज्ड विद इंडिया, we are engaged with Afghanistan and Israel on our Balochistan border. So this is why इस हमारे लिए जो ईरान का रजीम है, this is very important for us, और हमारे लिए इनकी स्टेबिलिटी, पीस
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इवन इट इज़ वेरी, अफगानिस्तान के अंदर भी फाइनली हमें पीस ही सूट करता है। हम हर सूरत अफगानिस्तान को एक प्रॉस्पर और पीसफुल मुल्क देखना चाहते हैं, वहाँ हम प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, एजुकेशन देखना चाहते हैं, तरक्की, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो प्रेजेंट रजीम है, ये हमारे लिए जो आपने कहा ना इफेक्ट, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट भी है और उम्मीद करते हैं कि थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट और अल्लाह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरी करे इस खित्ते के लिए भी और ईरान की आवाम के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, इट वाज रियली नाइस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।